आज का टॉपिक एमए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 के CC 8 से है, राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की महत्वपूर्ण धारणाओं में से एक है। मॉर्गनथाउ के अनुसार यह एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक निर्णायक तत्व है। राष्ट्रीय हित देश का विभिन्न देशों के अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय हित किसी भी देश का राष्ट्रीय हित वहां की भौगोलिक तत्वों, ऐतिहासिक तत्वों, वहां की आर्थिक अवस्था, इन सब कई बातों पर निर्भर करता है। प्रत्येक देश का राष्ट्रीय हित उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग हो सकता है। यह आर्थिक तथा सैनिक तत्वों पर निर्भर करता है। किसी भी देश की परंपराओं, आचार विचार, रीति रिवाज, धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक विचारधाराएं और विश्वास राष्ट्रीय हित के निर्माण में भाग लेते हैं। इसके आधार पर प्रत्येक देश की जनता और उसके शासक कुछ विशेष बातों को अपने राष्ट्रीय हित में शामिल कर लेते हैं और उसी के आधार पर अपने विदेश नीति का निर्माण करते हैं। विदेश नीति सदैव अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यशील रहती है। अपने राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को प्राप्त करना प्रत्येक राज्य का उद्देश्य होता है। प्रत्येक राज्य का व्यवहार सदैव ही उसके राष्ट्रीय हितों के द्वारा संचालित होता रहता है। मॉर्गनथाउ के शब्दों में यह केवल राजनीतिक आवश्यकता ही नहीं, बल्कि प्रत्येक राष्ट्र का नैतिक कर्तव्य भी है कि वह दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार के समय एक ही मार्गदर्शक, एक ही विचार स्तर, एक ही कार्य करने के नियम, राष्ट्रहित को अपनाए। इस तरह से अगर देखिएगा तो राष्ट्रहित जो है उसमें समय और परिस्थितियों का बहुत प्रभाव होता है और इसीलिए लॉर्ड पाल्मस्टन ने कहा है, हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और न ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु, केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं और उन हितों का अनुसरण, संवर्धन हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगी अमेरिका और उत्तरी कोरिया के संबंधों के बारे में। एक समय तो ऐसा लगने लगा था कि ये दोनों देश युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन फिर उसके बाद उनके एक ऐसी स्थिति भी आई जब दोनों देशों के नेताओं ने आपस में बात किया और मामलों को सुलझाने का बहुत हद तक प्रयास किया। इसलिए राष्ट्रहित जो है उसमें न कोई सदैव के लिए दुश्मन होता है, न कोई सदैव के लिए मित्र होता है। वो निर्भर करता है कि कब आपका राष्ट्रहित कैसे सध रहा है। जहां तक राष्ट्रीय हित के परिभाषाओं का सवाल है, विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसकी परिभाषाएं दी हैं और यहाँ पर आपको हम एक परिभाषा बताना चाहेंगे जो कि वी डाइक की है। उनके अनुसार राष्ट्रीय हित वह है जिसे राज्य पारस्परिक संबंधों में प्राप्त करना तथा सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि संप्रभुता संपन्न राज्यों की इच्छाएं। पेडलफोर्ड और लिंकन के अनुसार राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। ये मूल्य हैं राष्ट्र का कल्याण, उसके राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन पद्धति, क्षेत्रीय अखंडता तथा सीमाओं की सुरक्षा। विद्वानों ने राष्ट्रीय हित के कई प्रकारों की भी बात की है। कुछ विद्वान स्थायी राष्ट्रीय हित या अस्थायी राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। कोई प्राथमिक हित, गौण हित, स्थायी हित, परिवर्तनशील हित, सामान्य हित, विशिष्ट हित, ये 6 प्रकार के हित जो हैं, इनके बारे में रॉबिन्सन ने बात की है और उन्होंने इसके अलावा समान हित और पूरक हित तथा परस्पर विरोधी हित, इन तीन जो है इसके बारे में भी बात की है। राष्ट्रीय हित की धारणा का विकास कैसे हुआ, तो उसके बारे में लॉर्ड पाल्मस्टन ने एक बार कहा था कि हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और जैसा कि आपको हम बताए, न कोई हमेशा मित्र होता है, न हमेशा शत्रु होता है, जो पहले ही उनका कोटेशन आपको हम बता चुके हैं। प्राचीन और मध्य युग में राजाओं के हितों से जुड़े होते थे। राजा अपने व्यक्तिगत गौरव के लिए युद्ध, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ
करके चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे। प्रजा भी राजा के हितों से ही अपने को जोड़े रहती थी। राष्ट्रीय राज्यों के उदय होने से प्राचीन मान्यताओं में परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक प्रगति, यातायात तथा संचार के साधनों का विकास, नव उपनिवेशवाद ने राजनीति को राजाओं के व्यक्तिगत हितों से बाहर निकाल दिया। आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों का प्रारंभ यूरोप से शुरू हुआ और विश्व भर में फैल गया। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर आया और विदेश नीति के नए आयाम स्थापित हुए। राजनीति में राजाओं के हित के स्थान पर राज्यों के हित महत्वपूर्ण हो गए। पहले जो प्राचीन समय था तब हम राजा और राज्य को एक पर्यायवाची रूप में देखते थे, लेकिन अब जो है राजा का रूप राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है, जो नेशनल स्टेट है उन्होंने ले लिया है। तो इसलिए जो अब राजा के हित के बदले अब राष्ट्रहित जैसी बातें की बात हम करने लगे हैं। राष्ट्रहित के तत्व क्या क्या हैं, तो उसके यहाँ पर हम तत्वों के बारे में 6 तत्व की बात करेंगे। सबसे पहला तत्व है शक्ति। किसी भी राष्ट्र के लिए अपने राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति या अपने हितों की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली होना और अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना बहुत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आधारशिला शक्ति है। इससे देश की आंतरिक और बाह्य समस्याओं के प्रभावशाली ढंग से निपटा जा सकता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो काफी शक्तिशाली माना जाता है। उसको वह खाड़ी के देशों से व्यापार करता है और उसका उसमें राजनीतिक हित की प्राप्ति होती है। दूसरा है शांति। राष्ट्र में जहां अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर चहुमुखी विकास के लिए शांति की आवश्यकता है। आंतरिक शांति राष्ट्र को अंदर से मजबूत करने में सहयोग देती है। शांति के समय राष्ट्र अपने संसाधनों का पूरा उपयोग करता है। लगातार अशांति से राष्ट्रों का विकास अवरुद्ध हो जाता है और वे कमजोर बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में न तो वो स्वयं के हितों की रक्षा कर पाएंगे और न दूसरे राष्ट्रों से प्रतिस्पर्धा ही कर पाएंगे। तीसरा जो तत्व है वह है सांस्कृतिक एकता की रक्षा। राष्ट्रीय एकता भी राष्ट्र के हितों के लिए आवश्यक है। यद्यपि यह एक आवश्यक तत्व मात्र है, फिर भी संस्कृति देश के नागरिकों को आपस में जोड़कर उनमें एकता का भाव रखती है। इस प्रकार से राष्ट्र की परंपराओं की रक्षा करने की एक विचारधारा है। चौथा है आर्थिक समृद्धि। एक राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में आर्थिक समृद्धि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आर्थिक रूप से राष्ट्र संपन्न है तो राष्ट्र में शक्ति स्वयं ही आ जाती है, जिससे राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। राष्ट्र जैसे जैसे आर्थिक रूप से उन्नति करता जाता है, वैसे वैसे उसकी प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है मनोबल। किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उस देश का मनोबल। यदि राष्ट्र में मनोबल है तो एक निर्बल राष्ट्र भी अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकता है, और यदि राष्ट्र में मनोबल नहीं है तो एक सशक्त राष्ट्र भी अपने हितों की न तो पूर्ति कर सकता है, न ही रक्षा कर सकता है। अतः जनता का मनोबल हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। नेक्स्ट, नेतृत्व। यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति बहुत प्राचीन है। इसका अर्थ है कि नेतृत्व पर सब कुछ निर्भर करता है। दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे सैन्य सेवा का क्षेत्र या सामान्य राजनीतिक क्षेत्र, दोनों में ही नेतृत्व उच्च पदस्थ अधिकारियों की योग्यता राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर पाने का या न कर पाने के लिए बहुत सीमा तक उत्तरदायी रहती है। उनके अविवेकपूर्ण निर्णयों से जहां राष्ट्रीय हितों में भारी हानि पहुंच सकती है, वहीं विवेकपूर्ण निर्णयों से राष्ट्र उन्नति करता है। तो इस प्रकार से ये जो थे ये राष्ट्रहित के तत्व थे: शक्ति, शांति, सांस्कृतिक एकता, आर्थिक समृद्धि, मनोबल और अंत में नेतृत्व। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि कैसे की जा सकती है, कैसे हम अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए अनेक साधन अपनाए जा सकते हैं। कौटिल्य का मत है कि दुर्बल राजाओं को समझा बुझाकर तथा यदि आवश्यकता हो तो कुछ देकर अपने अनुकूल बना लेना चाहिए, किंतु जो राजा सबल हो उसको भेद और दंड द्वारा वश में करना चाहिए। राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए कुछ जो साधन प्रयोग में लाए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला, यथास्थिति की नीति अपनाना, पॉलिसी ऑफ स्टेटस को, कि जो आपके पास
इससे साधारणतः राष्ट्र युद्ध के पश्चात आई हुई शांति की स्थिति को बनाए रखने के पक्ष में होते हैं। इसमें युद्ध के पश्चात की जाने वाली संधियों या समझौते को मानना होता है, जिससे शांति बनी रहे और शक्ति संतुलन की स्थिति को प्राप्त किया जा सके। परंतु कुछ राष्ट्र इसे अपने राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात समझकर अस्वीकार कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि जर्मनी ने वर्साई संधि को नहीं माना था, 1919 में इसका उल्लंघन किया था, तथा 1928 के पेरिस समझौते का पालन न करना, उसका भी पालन जर्मनी ने नहीं किया था। दूसरी जो अभिवृद्धि का साधन है वो है साम्राज्यवाद की नीति। राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का एक साधन साम्राज्यवाद है। इसके अंतर्गत वह एक राष्ट्र अपनी शक्ति के माध्यम से या विचारधारा के प्रभाव से विश्व के अन्य राज्यों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। इस प्रकार उपनिवेश बना लिए जाते हैं। साम्राज्यवादी देश इन उपनिवेशों का शोषण करते हैं और अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को पूरा करते हैं। परंतु वर्तमान में उपनिवेश समाप्त हो रहे हैं। मुक्ति आंदोलनों के कारण इनका अस्तित्व खत्म हो गया है। जैसा कि आप देखिएगा, हमारे यहाँ भी हम भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद में थे और हमारा शोषण, भारत का शोषण होता था और कहीं न कहीं इससे ब्रिटेन जो था अधिक से अधिक मजबूत होता चला जा रहा था। साम्राज्यवाद की स्थापना तब होती है जबकि कुछ देश कमजोर होते हैं और बलशाली देश उन पर अपना शासन करने लगते हैं। नेक्स्ट है कूटनीति या डिप्लोमेसी। राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन कूटनीति है। पेडलफोर्ड और लिंकन के शब्दों में कूटनीति को प्रतिनिधित्व एवं सौदेबाजी की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके द्वारा परंपरागत रूप से शांति काल में राज्यों का परस्पर संबंध कायम रहता है। कूटनीति के माध्यम से युद्ध लड़े बिना ही राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण तथा इसमें अभिवृद्धि कर सकते हैं। सामने युद्ध नहीं होता है, लेकिन आप अप्रत्यक्ष रूप से उस देश को प्रभावित करके कूटनीति के माध्यम से उस पर अपना दबदबा स्थापित कर सकते हैं। के.एम. पनिक्कर के अनुसार समस्त राजनयिक संबंधों का मूल उद्देश्य अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा करना होता है और प्रत्येक राष्ट्र का मूलभूत हित अपनी सुरक्षा करना होता है। इस सर्वोपरि लक्ष्य के अतिरिक्त आर्थिक हित, व्यापार, देशवासियों की रक्षा आदि अन्य ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका ध्यान रखना कूटनीति का उद्देश्य है। कूटनीति एक देश का विदेश नीति दूसरे देश में पहुंचाती है और कूटनीति के माध्यम से ही दूसरे देशों के नीति निर्माता और कूटनीतिज्ञों के से संबंध स्थापित करती है और अपने राष्ट्रीय हितों को अधिक से अधिक प्रसारित करने का प्रयास भी करती है। नेक्स्ट है आर्थिक उपकरण। पामर एवं परकिंस के अनुसार आर्थिक उपकरणों को पामर एंड परकिंस ने आर्थिक उपकरणों को परिभाषित करते हुए लिखा है, राष्ट्रीय उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए जब आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है, चाहे वह दूसरे राज्यों को हानि पहुंचाने के लिए हो अथवा नहीं, वे राष्ट्रीय नीति के आर्थिक उपकरण मानी जाती है। आर्थिक उपकरण राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि में गहरा स्थान रखते हैं। आर्थिक नीतियों द्वारा अपनी शक्ति का उत्थान किया जाता है तथा शत्रु को हतोत्साहित किया जाता है अथवा अन्य राष्ट्रों के हितों को अस्वीकार कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, अमेरिका ने अभी हाल में अपनी राष्ट्रीय नीति में बदलाव करके जापान के माल पर ज्यादा टैक्स लगा दिए ताकि जापान का माल अमेरिका में न बिके और जापान को विदेशी मुद्रा का अर्जन न हो, क्योंकि जापान का माल अमेरिका की अपेक्षा ज्यादा सस्ता है। हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, जबकि जिन वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश में हो रहा है और अगर हम बाहर से मंगाते हैं तो उन वस्तुओं को उचित मूल्य नहीं मिलेगा। अगर बाहर से जब हम आयात करते हैं और वो सस्ते मूल्यों पर होंगे, जिसका उदाहरण चीन से आई वस्तुओं पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रचार। प्रचार शब्द का अर्थ है वे कार्य जो किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पक्ष समझाने तथा उसके अनुकूल आचरण कराने के लिए किए जाते हैं। प्रचार के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से दूसरे देशों के लोगों को संबोधित किया जाता है तथा उसका उद्देश्य स्वार्थी हितों, जो कि प्रचारकर्ता के राष्ट्रीय हितों द्वारा संचालित होते हैं, उनको प्राप्त करना है। 20वीं शताब्दी में संचार व्यवस्था में हुई क्रांतिकारी प्रगति ने एक साधन के रूप में प्रचार को बहुत बढ़ावा दिया है। एक राष्ट्र टेलीविजन, समाचार पत्रों, वीडियो फिल्मों आदि के द्वारा दूसरे देश पर अपनी संस्कृति और जीवन शैली से दूसरे देश को अपने जीवन और संस्कृति से प्रभावित करने का प्रयास करती है। छठा जो है वो है युद्ध।
युद्ध को परिभाषित करते हुए क्विंसी राइट ने लिखा है, युद्ध व्यापक अर्थ में स्पष्टतः भिन्न किंतु एक सी इकाइयों के बीच हिंसापूर्ण टकराव है और युद्ध भी राष्ट्रीय हित को बढ़ाने का काम करती है। युद्ध के माध्यम से कोई राष्ट्र अपने हितों में अभिवृद्धि का ही आकांक्षी होता है। यदि युद्ध से किसी को लाभ की आशा न हो तो युद्ध राष्ट्र को का भारी जोखिम उठाने को कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि युद्ध में भारी जान माल का नुकसान होता है। जिस पर आप करते हैं उसको भी, और नुकसान जो करने वाला आक्रामक होता है उसको भी होता है, और जो जिस पर किया गया है उसको भी होता है। तो अगर उसमें कोई लाभ नहीं होगा तो कोई भी देश युद्ध नहीं करेगा। तो युद्ध के द्वारा भी राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि होती है। 7वां है गठबंधन या संधियां। गठबंधन या संधियां दो या दो से अधिक देशों द्वारा अपने साझे हितों की, जो उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, साझे हितों की प्राप्ति के लिए की जाती है। समझौते या संधियों को स्वीकार करने वाले राष्ट्रों का यह कानूनी कर्तव्य है कि वे साझे हितों के लिए कार्य करें। कोई भी समझौता इसके संबंधित देशों के उद्देश्य पर निर्भर करता है। वे सैन्य अथवा आर्थिक हितों से जुड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, साम्यवादी संकट के विरुद्ध पूंजीवादी लोकतांत्रिक राष्ट्रों की सुरक्षा की आवश्यकता ने अनेक सैनिक समझौते जैसे नाटो, सीटो, सेंटो आदि की बात की। उसी के विपरीत साम्यवादी देश ने भी पूंजीवादी देशों के खिलाफ वॉर्सा पैक्ट का साइन किया था, जिससे कि उनके कहीं न कहीं राष्ट्रीय हितों का संरक्षण हो रहा था। 8वां है बाध्यकारी साधन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की भूमिका एक महत्वपूर्ण साधन है। अंतर्राष्ट्रीय कानून इच्छित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सामान्य प्रयोग किए जाने वाले साधनों के रूप में बाध्यकारी साधनों को मान्यता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिशोध, जवाबी कार्रवाई, बहिष्कार, संबंध विच्छेद, अवरोध लगाना, थल, नभ, जल से मार्ग से न देना आदि कार्रवाई लोकप्रिय बाध्यकारी साधन है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने अपना सीमा जो था, हम आज पाकिस्तान के ऊपर से, हमारे ऊपर से, भारत के ऊपर से पाकिस्तान की वायु जो हवाई सेवा है वह नहीं जा सकती है। एयर स्पेस को ब्लॉक किया है भारत ने। फिर हमारा जो ट्रेड था वो बंद किया गया है। तो ये सब कभी कभी इस तरह के कार्य भी किए जाते हैं, क्योंकि हम आतंकी हरकतों से परेशान थे और ये हमारे राष्ट्रीय हित के विरोध में जा रहा था। राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए सभी साधन प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति प्रत्येक राष्ट्र का पुनीत कर्तव्य है तथा अपने उद्देश्य के लिए उचित साधनों के चुनाव करने की उन्हें स्वतंत्रता है। आवश्यकता अनुसार राष्ट्र शांतिपूर्ण अथवा बाध्यकारी किसी भी प्रकार के साधन अपना सकते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए राष्ट्रों को शांतिपूर्ण साधनों पर निर्भर रहना चाहिए। तो ये था राष्ट्रीय हित के बारे में एक सारांश में बात, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और आपको डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय हित क्या है और राष्ट्रीय हित के कौन कौन से साधन हैं, कौन से तत्व हैं, या फिर कैसे इसका संवर्धन किया जाता है, इस पर प्रश्न आते हैं। धन्यवाद।